अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दिया है। ये ख़त पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वज़ारत ख़ारजा ने लिखा है, जिसकी शाह महमूद कुरैशी ने तस्दीक भी कर दी है। ख़त में लिखा क्या है, वज़ीर ख़ारजा के बकौल इसकी तफसीलात जो है बाद में शेयर की जाएंगी। नवाज शरीफ गुज़श्ता साल 19 नवंबर को अदालत की इजाज़त के बाद इलाज के लिए लंदन गए थे और याद रहे कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा पर लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद थे। हमारी सियासत का भी वैसे जो अंदाज़ है ये बिल्कुल निराला है। पहले हुक्मरानों को नवाज शरीफ पर रहम आता है और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। अब वही नवाज शरीफ बरतानिया के रहमो करम पर हैं कि वो इन्हें कब वापस भेजते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुल्ज़िमान और मुजरमों की वापसी का हमारा बरतानिया से कोई मुआहदा नहीं है। अगर होता तो बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी पाकिस्तान होते। लेकिन ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। बहुत से ममालिक का ये शिकवा है कि बरतानिया, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी जन्नत है जहां बड़े बड़ों को सियासी पनाह भी मिलती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि बीमार तो नवाज शरीफ हैं, लेकिन इनकी बीमारी का कांटा हुकूमत के हलक में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ हैरानगी इस बात पर भी है कि मियाँ साहब कमोबेश 18 हफ्तों से बीमार हैं, और सिर्फ बीमार नहीं हैं बल्कि जैसा हमें बताया गया कि तशवीशनाक हद तक बीमार हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या कमाल हो गया कि हार्ट सर्जरी करवाने वाले बरतानिया में एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उधर बिलावल भुट्टो, जो मियाँ बरादरान की गैर हाजिरी पे पंजाब के पिच पर खेल रहे हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमत इक़दाम पर खुलकर तनकीद की। उन्हें गिला इस बात का भी है कि महंगाई के मामले पर बड़े नहीं तो कम अज़ कम छोटे मियाँ साहब को तो मुल्क में होना चाहिए। पार्लियामान से वो भी गायब हैं और सड़कों पर निकलने के लिए भी नहीं आते हैं। और जब मार्च निकल गया तो अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक है, इसलिए अपोजिशन को सियासत करने का ज़ाहिर कम मौका मिलेगा। अब मियाँ साहब के चुप में क्या मसलहत पोशीदा है ये तो वो ही जाने। लेकिन पीर को सेनेट में महंगाई पर नून लीग कुछ बोली तो इसके होने का कुछ यकीन हुआ कि वाकई अपोजिशन का कोई रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सवाल अहम यही है कि क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। इस पर मैं बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, पहले हुकूमत ने नवाज शरीफ के बाहर जाने की सारी जिम्मेदारी अदलिया पर डाली, अब मीडिया पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कहती हैं कि एक फिक्स मैच था जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर खेला गया, सनसनी फैलाकर, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाकर बार बार ये तासुर देने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब की हालत तशवीशनाक है, नहीं अगर उन्हें जाने दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। अब इन डायरेक्टली तो हुकूमत ने मीडिया पर एक बार फिर से डाल दिए। इससे पहले बहुत से मामलात मीडिया पर डाले जाते रहे, इवन कि महंगाई का मामला भी इस हुकूमत ने मीडिया पर डालने की कोशिश की। अब डायरेक्टली तो मीडिया को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड जिस हुकूमत ने खुद बनाया था, उसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर जाने की इजाज़त दी गई। तो इसमें मीडिया का क्या कसूर है? मीडिया इसमें कैसे मुलविस हुआ? मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या समझ आती है? देखिए, मीडिया को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि जो हुकूमत वक्त अपनी कुछ गलतियों को वो बजाय इसके कि वो एडमिट करें अगर उनसे कोई गलती हुई है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई गलती हुई है, लेकिन ये कि उसके बाद वो आप मीडिया पे उठा देते हैं, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने उनका रवैया भी ये रहा। अब इस पूरे केस को आप शुरू से देख लें कि किस तरीके से फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये कहा कि ये मैच फिक्स था। जो भी मैच फिक्स होता है उसमें कम से कम 2 या 3 फरीक ज़रूर होते हैं। अब इसमें जिस तरह वो कह रही हैं कि मीडिया हाउसेस, और कल जो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की कि जी मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की, वो उन सवालात के जवाब देने से गुरेज़ा थी कि जी मीडिया ने जो हाइप क्रिएट की, तो मीडिया ने खुद कोई रिपोर्ट्स बना के लेकर आए, खुद मीडिया ने कोई मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई, खुद कोई मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई। मेरा ख्याल है कि वो जो जिम्मेदारी डालना चाह रही हैं, बेसिकली देखिए, जब एक तस्वीर मियाँ साहब की रिलीज़ हुई जिसमें उनको दिखाया गया कि बरतानिया में किसी रेस्टोरेंट में बैठ के वो खाना खा रहे हैं, उसके बाद से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये दबाव पंजाब गवर्नमेंट पर बढ़ा कि मैं तो ये समझ रहा था कि वो बीमार हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बीमार हैं। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। मीडिया तो इन सारी रिपोर्ट्स को चला रहा था जो पंजाब गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड रिलीज़ कर रहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद इंटरव्यू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी। तो क्या समझा जाए मज़हर अब्बास साहब, इस हुकूमत ने ऑपोजिशन खासकर
मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को अपने असाब पर सवार कर लिए, या फिर ये समझा जाए कि ये मजबूर हैं अपने उस बयानिए के हाथों, अपने उन नारों के हाथों जो एहतसाब को लेकर, करप्शन को लेकर लगाया था, और इन्हें लगता है कि जब तक मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जेल में नहीं रहेंगे, उनसे करप्शन का पैसा नहीं निकलवाएंगे, ये हुकूमत अपने आप को नाकाम जो है ना वो तस्वुर करती है। ये समझते हैं हमारी कामयाबी का राज इसी में है, जो अपना एक बयानिया उसको लेकर चला जाए और उस पर अमल किया जाए। आपको लगता है ये मजबूर है और बड़ा सवार कर लिया इन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अपने असाब पर? देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब उन्होंने ख़त लिखा है, एक ऑफिशियल लेटर लिखा है, फॉरेन ऑफिस ने इसको कंफर्म किया है। अब इसमें जवाब क्या आएगा? बरतानिया का उनका एक मुआहिदा भी हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नवाज़ शरीफ एक कन्विक्ट हैं, लेकिन उनकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा बरतानवी हुकूमत ये ज़रूर देखेगी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कैसा हो रहा है, वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ये ज़रूर देखेंगे कि अगर मज़हर अब्बास साहब वहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट को लेकर, पेशेंट के इलाज को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखते हैं, किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी वहाँ पर यकीनन ये साबित करना है कि किन वजूहात की बिना पर जो है ना वो उनको वापस बुलाना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो पहली रिपोर्ट्स भी दिखानी पड़ेंगी जिस बेस पर उनको जाने की इजाज़त दी गई थी, तो ये एक बड़ा मसला होगा इनको भी साबित करना। और दूसरा, वहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, वो शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन। नहीं, लेकिन देखें जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी कुछ प्री कंडीशंस भी होती हैं, कुछ कंडीशंस भी होती हैं। जब अगर एक ऑफिशियल लेटर जब वो रिसीव करेंगे, उसके बाद उस चीज़ को वो असेस करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की कंडीशंस को देखेंगे, जो पहले वहाँ से रवानगी से पहले रिपोर्ट थी वो देखेंगे, फिर वो यकीनन उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ये ज़रूर चेक करेगा, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो यहाँ से वापस भेज दें और कोई खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए। लेकिन वो कन्विंस होंगे कि जो ख़त में बात की जा रही है वो दुरुस्त है। तो ये अगले 1-2 हफ्ते में मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ के आने। बड़े बड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज भी लंदन में होंगी। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, वफाकी काबीना तो इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी भी सूरत में वो मरीम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। एक और प्रेसिडेंट ये लोग सेट नहीं करना चाहते, हुकूमत नहीं करना चाहती, और कानूनी माहिरीन भी कहते हैं कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि ऐसे केसेस में किसी को बाहर जाने की इजाज़त कभी दी गई हो। कोई रास्ता अब निकाल लिया जाए वो अलग बात है। आपकी क्या राय है जो लोग बड़े दावे कर रहे हैं कि जा सकती हैं मरीम नवाज बाहर? मुझे नहीं लग रहा मरीम नवाज जा रही हैं। मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ जो है वो ये एक सिलसिला ज़रूर है, लेकिन शहबाज शरीफ भी उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई है। उनका आना जो है वो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को आना पड़ेगा, और ये बड़ा अहम मोड़ होगा कि मरीम नवाज साहिबा का फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स क्या है। क्योंकि ये याद रखें कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों की अपील अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो उनकी कन्विक्शन के हवाले से। अगर वो अपहेल्ड हो गई कन्विक्शन तो फिर जाहिर है इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर ये नई सूरत हाल डेवलप होगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, महंगाई हर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है, जिसके लिए माजी की हर हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात भी करती रही है। PTI की हुकूमत के लिए भी ये एक अहम मसला है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ जो है ना वो इक़दामात भी कर रही है। पहले हुकूमत इसे माजी की हुकूमतों के खाते में डालती रही है कि उनके जो नाक़िस इक़दामात थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है ना वो आज इस हुकूमत को ये फ़ैसले करने पड़े जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि शुरू में हुकूमत को ख़ुद भी महंगाई का एहसास नहीं था, बल्कि जब अवाम बिल्कुल बेबस हो गए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस हुकूमत ने तस्लीम किया। बड़ी बार मीडिया पर भी जिम्मेदारी डाली गई और फिर इन्हें पता चला कि हाँ वाकई महंगाई है, और हुकूमत इसके लिए इक़दामात भी अब कर रही है। लेकिन इस दौरान आलमी मालियाती इदारों मूडीज़ और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। लेकिन इन रिपोर्ट से गरीब के घर का चूल्हा तो नहीं जल सकता था, और ना ही गरीब के बच्चों का पेट भर सकता था। इसलिए हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दामात करने पड़े
जिससे कौम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने लगा है। अब न जानिए हुकूमत के अपने इकदामात हैं जो, या वो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें गिर रही हैं, ये उसके असरात हैं। क्रेडिट तो हुकूमत ले रही है बहरहाल, लेकिन तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखें तो वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी 106% बढ़ा दी है। इससे जहां आवाम को 10 से 15 रुपए तक का फायदा होना था, वो सिर्फ 5 रुपए हुआ है, जिस पर ऑपोजिशन भी एहतजाज कर रही है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय अपने आप को रिलीफ दिया है और हर महीने अब वो 10 अरब रुपए कमाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी का सारा फायदा आवाम को देना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मुआशी टीम है उन्हें शायद ये बार बार वो कहती रही कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इतना रिलीफ नहीं दे सकते। और जहां 30 रुपए रिलीफ देने की बातें की जा रही थी, वहां आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बद में सिर्फ 5 रुपए रिलीफ दिया गया है। ये सारी सूरत हाल में क्या वाकई ये हुकूमत इस क्रेडिट की हकदार है? इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से महंगाई कम हो रही है, ये वजह कुछ और है। बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले कहा, इस हुकूमत के लिए शुरू दिन से इकॉनमी को लेकर चलना, दुरुस्त समत में लेकर चलना एक बहुत बड़ा जो है ना एक चैलेंज था। अभी ज़रा अगर देखें तो जब ये हुकूमत आई थी तो इन्हें जो महंगाई की शरह, अफराते ज़र की शरह मिली थी वो 3.9%, तकरीबन 4% तक इन्हें शरह मिली थी, जो अब इन 18 महीनों में 14.6% तक पहुंच गई। अब जो कुछ फीसद कमी हुई है आम ज़रूरत जो लोगों की, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं, बुनियादी चीज़ें, 1.05% कह रहे हैं कमी हुई है। ये जो कमी का क्रेडिट हुकूमत ले रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है भी जो मेरी काबीना है ना, इसके फैसलों के असरात जो है ना वो लोगों तक जा रहे हैं। ये काबीना के फैसलों के असरात हैं, ये जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई है, ये उसके असरात आ रहे हैं हम तक, और वो भी पूरे नहीं आ रहे। 3 तरह के मसाइल थे हमारे अफराते ज़र में। पहला तो बहुत बड़ा मसला था कि इसका एकदम बढ़ना जो था उसकी वजह शायद सब जानते हैं कि हुकूमत ने जैसे ही यूटिलिटीज़ बिल पे इजाफ़ा किया, आपने देखा होगा कि एनर्जी जो है वो मेजर चीज़ है, और एनर्जी हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर भी जो है क्रूड ऑयल से रहे हैं, और फिर हम जो IPPs को, जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमने हर हाल में पैसा देना है। ये मायदे तो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने नहीं किए, ये तो बहुत पहले के हो चुके थे। तो पाकिस्तान ने एक मुश्किल सूरत हाल में उसको निकालने के लिए हमें इस हुकूमत को इस हद तक क्रेडिट देना चाहिए कि शुरू के जो हिस्सा था वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से और जो बैरूनी हमारे बहुत से पैसे हमने देने थे जिनकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ रही थी। ये भी कह सकते हैं इनका होमवर्क नहीं था। जी था, वो था भी, होता भी तो रिजर्व होते तो देते। हाँ। देखिए वो जाते हुए सारे रिजर्व जो थे वो तो डिप्लीट कर गए थे। हाँ। क्योंकि जब आप डॉलर को एक ऐसी शरह पे रखे हुए थे जो कि मसनूई थी, और जो आपको रिजर्व बन सकते थे वो सारे के सारे आप मार्केट में लगा रहे थे। अब जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त कोई स्टेट बैंक के पास अपने 7-8 हैं और 5-1 के करीब जो है हमारे जो है वो बैंकों के पास हैं, मगर स्टेबिलिटी की जो बात है वो उसमें बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऑयल ओपेक ने जैसे आज अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम करके, क्योंकि वो भी एक चाहते हैं कि एक स्टेबल रहे प्राइस, अगर ये दोबारा थोड़ी सी ऊपर जाती है तो शायद ये फिर हमें वक्ती तौर पे लगे। एक दूररस जो नताइज होते हैं किसी ऐसी पॉलिसी के जिसको आप मरहलावार ले जाए और उससे आपकी, तो ये वो तो नहीं, ये तो बहुत अरसा फायर फाइटिंग पे गुजरा, और उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाई वो चूँकि एंटी ग्रोथ है, क्योंकि जब IMF आता है तो जाहिर है कि वो टाइटनिंग ऑफ बेल्ट कहते हैं आप करें। हाँ। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको अपना इंटरेस्ट रेट बहुत आपको लेके ऊपर जाना पड़ा, उससे बिजनेसेस स्लो हुए। फिर चूँकि मईशत के अंदर जो स्लो डाउन जब आता है तो आपकी पास डिस्पोजेबल इनकम्स, और जब अफराते ज़र भी इतना हाई हो तो आम बंदा जो इसको फील करता है कि उसकी किचन की आइटम्स कितनी महंगी होगी, उसको ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट से। पेट्रोलियम की मसनूआत में अब मजीद कमी नहीं हुकूमत कर सकती थी जब आलमी मंडी में इतनी कम हुई हैं कीमतें? असल में इस महीने में तो चूँकि पिछले महीने वाली इंपोर्ट आती है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो अगले हम देखेंगे कि जो मार्च की एंड होगा उसके बाद वाली कीमत में ये क्या करते हैं। मगर ये पॉइंट आपका दुरुस्त है कि उन्होंने जो फ़ायदा पहुंचा सकते थे, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इसका गेन भी हो सकता था कि अगर इसको इमरान खान साहब 100 से नीचे लाते तो बहुत एक, और ला सकते थे अगर इस कदर ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जो डेवलपमेंट का तो नाम है उसका इस्तेमाल कभी भी डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ। हाँ। वो तो आप बजट के माली खसारे के लिए ही आपने रखा हुआ। हाँ। तो वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ा लिया उन्होंने, और उसमें चूँकि सूबों को हिस्सा नहीं मिलता, बराह रास्त इनकी जेब में ही रहेगा। तो किसी हद तक जो माशी टीम ने
जो FBR के रेवेन्यूज़ में कमी आ रही थी उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू से पूरा करने की कोशिश जारी है, क्योंकि बाहर कैफ हमें इस वक्त अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको GDP के 6% के अंदर IMF के साथ मुआहदे के मुताबिक रखना है। तो ये देखा जाए बहुत से कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मगर कुछ क्रेडिट वज़ीर आज़म मोहतरम को जाता है कि पिछले आपने देखा होगा कि 1-2 महीने में। लेकिन क्रेडिट तो तब जाए ना, शरह सूद आप देखें तकरीबन 13.5% शरह सूद है वो। ये अभी जो आपने बात की, आपका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कोई लोग निजी आप देख लें जो बिजनेसमैन है कोई कर्जा नहीं लेता है, ज़ाहिर है इतनी शरह सूद से आपके कर्ज भी तो फिर ज़ाहिर है बढ़ जाते हैं ना, तो आपकी जो मुआशी सरगर्मियाँ ये सुस्त हो जाती हैं, बल्कि बंद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये शरह सूद कम करने के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है इनके पास, ये कम हो नहीं सकते हैं, या इस पर भी हमारा IMF का प्रेशर और ये कम नहीं हो सकते? देखिए, वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त बहुत बटी हुई थी, और उसकी वजह से चूँकि बाहर से 2 आपके गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, अब मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं रहा। हाँ, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि चूँकि इन्फ्लेशन हाई है और बाहर से उसकी वजह से हॉट मनी आ रही है, ज़ाहिर है आपको अगर $5-6 बिलियन जो हैं वो बाहर से इसलिए मिल गए हैं कि आपके यहाँ सूद बहुत हाई है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो बजाय और कर्जा इस तरह से लें, वो गवर्नमेंट डेट जो है वो फॉरेन कंपनीज ले लें, और इस तरीके से जो उनका ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। लेकिन डोमेस्टिकली तो आपका बिजनेस डाउन जाता है ना। अब वो जो दूसरा पॉइंट आपका है कि अब शरह सूद में कमी की वजह जो है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा जो है वो है, और अगर वो नहीं करेंगे तो मुकामी सनतें और जो ऑलरेडी मुश्किल का शिकार है, नई इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, इनके लिए भी, और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ तो बिल्कुल ही बेचारी रह गई हैं। हाँ। तो हमें कोशिश ये करनी है, और मेरा ख़्याल है कि इस पर वज़ीर आज़म मोहतरम सेंसिटाइज भी हैं कि आने वाले दिनों में कुछ तो जो टेबल्स हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में मज़ीद कमी की जाए, और कुछ लोगों के लिए नए मौक़े भी पैदा किए जाएं। उसके लिए वो हुनरमंद प्रोग्राम, दूसरे ऐसे प्रोग्राम जारी करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, तो अगर ये जो प्रोग्राम एक शुरू किया उस पर भी मैं पूछती हूँ, जो ट्रेड डेफिसिट जिसमें कह रहे हैं 27.93% कमी हुई है, इसका क्रेडिट भी आप हुकूमत को देंगे? आप अगर आपने कोई इम्पोर्ट करनी है बाहर से, हुकूमत की पॉलिसीज इतनी सख्त हों और मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़ाहिर है वो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट कम हो जाएंगे, और एक जो बैलेंस है वो तो फिर वो हो जाएगा ना, खसारा आपका कम हो जाएगा। तो ये इसका भी क्रेडिट दें, या इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि इम्पोर्टर इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है? 2 तरह की तो ऐसे होता है इंपोर्ट, कुछ इंपोर्ट्स तो बहुत गैर ज़रूरी थी, जैसे मतलब हमारे यहाँ कॉर्नफ्लेक्स की इतनी बड़ी वैरायटी, और भी लोग तो यहाँ तक के पेट्स के शैम्पू तक हम मंगवा रहे थे। हाँ। तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी भी थी जो जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, और जब ऐसे बुरे हालात हों तो आप ज़ाहिर है कि मशीनरी जो आपकी एनर्जी के लिए या एक्सपेंशन के लिए आनी है, उसमें तो मेरे ख़्याल में कोई ख़ास कमी नहीं हुई, और आपको फजूल की और ज़्यादा गाड़ियाँ मंगवाना, अगर आप 6 महीने 1 साल नहीं मंगवाएंगे, लेकिन उसके साथ रॉ मटेरियल वो भी आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। कॉस्ट अलबत्ता चूँकि डिवैल्यूएशन हुई थी तो उसकी वजह बढ़ने की वजह से उसने अफरात ज़र में बहुत इजाफा किया। ये सारा असल में कॉस्ट जो हुआ है ये हमने कॉस्ट पुश किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ के अंदर चूँकि बड़ा आपकी डिवैल्यूएशन होगी, जो चीज़ पहले 100 की आ रही थी अब अगर 155 की आएगी तो वो तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी। हाँ, जो लोगों का लिए कंसर्न है ज़्यादा, चूँकि वो ज़्यादा इन टेक्निकल चीज़ों से नहीं, उनके लिए जो आटा है, चीनी है और घी है, इस तरह की चीज़ों के अंदर जो कमी लाना, आप इससे टमाटर है, आप समझते हैं ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो हुकूमत का एहसास साझेदार प्रोग्राम है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये गुर्बत ख़त्म करने के लिए आप समझते हैं कि ये वक्त रिलीफ है लोगों के लिए? जी देखिए, जाहिर है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो लोगों को रोज़गार देना, उनको हुनरमंद बनाना, जो गाय बकरे यहाँ भैंसें दी जा रही हैं, थोड़ा सा तब्दीली इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ अगर 2000 रुपये आप महीने का किसी को दे रहे थे तो वो तो एक बैगिंग वाला आप मॉडल हाँ। और एक चैरिटी वाला मॉडल था, लेकिन उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट ज़रूर आई है कि लोगों को वो चाहते हैं कि वो अपने खुद कफ़ील हो जाएं। अगर हम खुद कफ़ालत की तरफ जाएं, ह्यूमन कैपिटल को बेहतर करें और इंडस्ट्री का पहिया दोबारा से चलाएं, तो फिर इतनी मायूसी की बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रोग्राम के समरात से, कुछ हुकूमत के टाइटनिंग ऑफ बेल्ट के नतीजे में, और कुछ हमें आलमी तौर पर, चूँकि ये टेक्सटाइल के सेक्टर में इस वक्त फुल ब्लूम पे है। आप इस चीज़ से एग्री हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया, आने वाले
साल है, 3.5 सालों में अब कुछ बैलेंस होगा? जी मेरा ख्याल है और 5-6 महीने में आप बेहतरी के और असर देखने शुरू करेंगे। और जहाँ लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी तो सिखाया पढ़ाया जाता है, हमारे जहनों में डाला जाता है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अपनी मर्जी के इंडिपेंडेंट फैसले आप नहीं कर सकते अपनी आवाम के लिए। जी देखिए उनका एक बड़ा मसला ये होता है कि आपके बहुत से, जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सोशल डिलीवरी को ख़राब करें, उनके ज़्यादातर आज़ाद ये होते हैं कि आप अपने रेवेन्यू को जहाँ जहाँ लीकेजेस है रोकें, टैक्सेस इकट्ठे करें और उसके अपने अखराजात जो हैं उन पे कंट्रोल करें। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें तो हमारे, अगर IMF ना भी हो तो हमारे अपने फ़ायदे की हैं। अगर रेवेन्यू लीकेजेस हो रही हैं, आप मज़ीद टैक्सेस ना लगाएं, मगर जो टैक्सेस लगे हुए हैं अगर उनकी शरह को भी कम कर लें और इन्फोर्समेंट बेहतर कर लें तो वही नंबर आप हासिल कर लेंगे। तो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कर लें और हुकूमत अपने जो बहुत फजूल के अखराजात हैं गैर तरक्याती, उसमें क्यों नहीं बहुत ज़्यादा कमी करती। अब देखिए 47 तक आपके कैबिनेट के लोगों की एडवाइजर्स की वो पहुंच गई है। तो उस तरफ खान साहब जो हैं वो उन्होंने ठीक है प्राइम मिनिस्टर हाउस की चीज़ें तो बेची, मगर जो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है एक लार्ज गवर्नमेंट मशीनरी का 30 करोड़ पे इन्होंने ज़्यादा, तो ये इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपने गैर ज़रूरी अखराजात के अंदर बहुत ज़्यादा कमी लानी चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है, मुतासरीन की तादाद 5 हो चुकी है। सूबाई हुकूमतों समेत वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे अपने तौर पर इस वायरस पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 13 मार्च तक स्कूलों में छुट्टियां दे दी हैं। NDMA ने इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद करंतना सेंटर कायम कर दिया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक चाइना, ईरान और कोरोना वायरस के मुतासरा दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 15 रोज़ के लिए इस आर्जी क़यामगाह में ही रखा जाएगा, जबकि रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया ने भी 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल कायम करने का फैसला किया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के एक हिस्से में कोरोना स्पेशल यूनिट बनाया गया है। इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी 118 बेड्स पर मुश्तमिल 9 आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए हैं। वजारत सेहत ने मास्क की कमी को पूरा करने के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों को मास्क बनाने का लाइसेंस भी जारी करने का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया है। पाक अफगान सरहद को कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बायस 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया है, जबकि तफ्तान बॉर्डर जो है कि पहले ही 9 रोज से बंद है। मुख्तलिफ इदारों ने अपने एहलकारों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक खुसूसी हिदायतनामा भी जारी किया है, जबकि वज़ीर आज़म ने आज काबीना के इजलास में आवाम को कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही देने के हवाले से खुसूसी इकदाम करने का भी हुक्म दिया है। सवाल यह है कि हुकूमत ने इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं क्या, लेकिन इनफरादी तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि सेहत याब होने वाले मरीज मुमकिना तौर पर वायरस को फैला सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद से मुतालिक मुस्बत खबरें भी सामने आ रही हैं। और आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में से 50% से ज्यादा यानी 45,146 अफराद सेहत याब भी हो चुके हैं, उन्होंने रिकवर कर लिया है। और जबकि कोरोना वायरस के मुआलजे में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और एबोला के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा जो है माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो मुफीद साबित हुई है। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप जबकि पाकिस्तान में ये 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कहा जाता है कि इसके लिए अगर एहतियाती तदाबीर जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो बड़ा कम चांसेस रह जाते हैं कि इस वायरस का जो है ना वो फैलाव हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान में ये इकदाम किए जा रहे हैं कि लोगों को अवेयर रखा जाए, हॉस्पिटल्स में लोगों को बताया जाए, इन अदर वर्ड्स के लोगों के लिए आप जो एक शऊरी मुहिम है, क्या वो बाकायदा तौर पर हुकूमत ने उसका आगाज़ किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। सबसे पहले तो समझने की बात ये कि ये वायरस जो है ये इतना इन्फेक्शस नहीं है, मतलब कि इतना डेडली नहीं है, इन्फेक्शस बहुत ज़्यादा है कि ये फौरी तौर पे एक दूसरे जो है हम कैच कर लेते हैं, मगर इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। और ख़ास तौर पर जितना बंदा कम उम्र होता है 50 ईयर्स से नीचे वालों के लिए तो ये बहुत कम यानी 0.2
0.2% इसका मोर्टेलिटी रेट है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आगाही फैलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो इशू किए हैं, जो तमाम मीडिया के ऊपर, तमाम चैनल्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली जो है वो दिखाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि ये वायरस है क्या, ये किस तरह फैलता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है। और एक चीज़ और कि इसके बारे में अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1166 एक हेल्पलाइन मौजूद है, और इसके ऊपर बेशुमार कॉल्स हज़ारों की तादाद में आ भी रही हैं। जो लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी एक जरिया है जिससे आप इसके बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। मगर इसके अंदर बस लोगों को समझने की बात यह है कि देखिए, हुकूमत तो अपने एंड पे सारे इकदाम कर रही है, पर इस वक्त जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो बाहर से आने वालों के इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर किसी इन लोगों को इस वक्त थोड़ा सा ये कि अपने आप को होम आइसोलेशन में, या जिसको हम सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, उसमें रखने की जरूरत है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, लोगों के साथ कम घुले मिलें, ताकि वो जो 15 दिन का एक इंक्यूबेशन पीरियड है वो लोग अपने घरों में गुजारें। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जो इंटरनेशनली ट्रेवल करके आ रहे थे इनिशियली तो ये उनसे फैल रहा था, उसके बाद जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट हैं, शुरू में तो उनके घर वाले या जिन लोगों के साथ लोगों को यहाँ पर बाकायदा चेक भी नहीं किया जा रहा था, बाकायदा स्कैनिंग सिस्टम नहीं था। बड़े लोग ये खुद कह रहे थे कि हम कोई चेकअप तो करें, हम बाहर से आ रहे हैं। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ, बहुत से लोगों ने ये कहा कि वहां कोई सिस्टम ही नहीं था चेक करने के लिए। देखें जी, अभी तक आपके सामने है कि जो इनिशियल मंथ था जिसके अंदर चाइना में ये फैला था, और चाइना से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट सब आ रही थी, तो उस वक्त ये स्क्रीनिंग का निज़ाम उसी दिन से जो है वो इफेक्टिव हो गया था। और आज भी आप ये देख रहे हैं कि चाइना से हमें कोई एक केस भी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ केसेस जो आए हैं, ये जो ज़ायरीन ईरान गए हुए थे और इन्होंने पहले ट्रैवल कर लिया था। 22 तारीख को पहला केस ईरान में रिपोर्ट हुआ है, और इनमें से जो मेजॉरिटी ज़ायरीन जो थे वो 20 तारीख को या उसके आसपास की डेट को पाकिस्तान में एंटर हुए थे। चूंकि इसका टेस्ट जो है वो बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है, स्क्रीनिंग आप सिर्फ करते हैं बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए कि उसको बुखार है कि नहीं, क्योंकि 80% लोगों में बुखार जो है वो कोरोना वायरस का एक मेजर सिम्टम है। तो अब ये बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है। बाज दफा पेशेंट्स ने, वो पैसेंजर्स ने जिनको बुखार होता भी है, पैनाडोल खाई हुई होती है, या बाज लोग उस वक्त मुल्क में एंटर हुए जब उनके अंदर ना कोई बुखार था ना कोई और अलामात थी। तो स्क्रीनिंग इसके अलावा हो नहीं सकती, इसका कोई और टेस्ट नहीं है। हाँ, जो लोग सस्पेक्ट होते हैं, जिनके बारे में शक होता है कि उनको खांसी है, कोई और सांस में तकलीफ है, या उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये कह रही हैं तमाम एयरपोर्ट्स पर? जी बिल्कुल मौजूद है। एयरपोर्ट्स पे भी है, और जो हमारे बॉर्डर्स, जो लैंड बॉर्डर्स हैं, जो कि ईरान से ताफ्तान का बॉर्डर और दूसरी जो क्रॉसिंग्स हैं, लैंड क्रॉसिंग्स, वहां पर भी ये मौजूद है। अफगानिस्तान में भी स्क्रीनिंग रेगुलर हो रही थी, पर अब चूंकि उसका बॉर्डर जो है वो कुछ दिनों के लिए एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, वहां पर भी ये सारी जो लैंड क्रॉसिंग्स है वहां पर भी ये सारी स्क्रीनिंग्स जो थी वो मौजूद है। अच्छा, ये जो ये माहिरीन ये कह रहे हैं कि एबोला और मर्स वायरसेस की दवा का मिक्सचर जो है ये कोरोना मर्स के खिलाफ जो है ना बड़ा मौसर साबित हो रहा है, तो ये यहाँ पर भी है ये दवा हमारे यहाँ? देखिए जी, अभी इसके बारे में कोई हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वायरस पहली दफ़ा दुनिया में मिला है, पहली दफ़ा ये सामने आया है। ये किस तरह बिहेव करेगा, इस पे कौन सी दवाइयाँ असर करेंगी, ये इतना आसान नहीं होता। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि इंसानों के ऊपर आजमाने से पहले आपको इनको जानवरों के ऊपर इनके ट्रायल्स करने पड़ते हैं। आप एकदम से कोई दवाई लेके और उसको इंसानों के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है, बहरहाल इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि सेफ क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद बहुत जल्दी इसकी जो वैक्सीन है वो 5 केसेस सामने आए हैं, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस हद तक ये इस वायरस ने और ये जो 5 पेशेंट्स हैं उनको इफेक्ट किया है, क्या रिपोर्ट्स हैं आप लोगों के पास? जी देखिए, ये सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं ये ईरान से ही आए थे, और इसमें से जो इस वक्त पिम्स में और एक गिलगित के जो DHQ में दाखिल है, ये गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक था, और ये लोग भी जी पिम्स में भी 2 पेशेंट्स थे। तो ये सारे के सारे जो है
जी पिम्स जो हमारा इस्लामाबाद का जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर भी 2 केसेस मौजूद थे और उसके अलावा आज गिलगित के DHQ में भी एक केस मौजूद है। इनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, मगर ये आवाम के लिए खुशखबरी है कि ये सारे के सारे जो हैं ये तकरीबन सेहतयाब हो चुके हैं और ये इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में ये वापस, हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त किसी की भी हालत खतरे में नहीं है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल हॉस्पिटल्स के भी सारे निज़ाम अपनी जगह पे मौजूद हैं, सारे इंतजामात किए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड्स तैयार हैं, जो केयर गिवर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो प्रोटेक्टर्स वगैरह सबको इस वायरस से महफूज रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत मेरे साथ ही। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार मईशत जो है इसका सारा बोझ अवाम पर है, लेकिन पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी रखने वाला सूबा पंजाब की हुकूमत जो है ये अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मौसर इकदाम उठाने में नाकाम नज़र आ रही है और इस हवाले से हुकूमत की अदम दिलचस्पी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजाब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में सूबे में आवाम को अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए बनाए गए जो मॉडल बाज़ार हैं इनकी तादाद में इजाफा करने में ताहाल नाकाम रही है, जबकि सब्ज़ी और फल मंडियों में कीमतों और तलब रसद को कंट्रोल करने वाली मार्केट कमेटियाँ भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी हैं। इसके अलावा फुल टाइम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की तैनाती ना होने और मिडल मैन के किरदार के खात्मे के लिए इकदाम ना करने का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजाब की साबिक हुकूमत ने, मतलब नून लीग की जो हुकूमत थी, उन्होंने सूबे के 19 अजला में अशियाए ज़रूरिया की आवाम को मुनासिब कीमतों पर फराहमी के लिए 32 मॉडल बाजार कायम किए थे, जबकि बाकी 17 अजला में मॉडल बाजार कायम करने की मनसूबाबंदी की गई थी। लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक एक मॉडल बाजार भी ये किसी भी ज़िले में नहीं कायम कर सकी है। नए बाजारों पर कुल लागत का तखमीना 1 अरब रुपए लगाया गया था, जिसके लिए 2 साल में फंड जारी नहीं हो सके और कायम बाजारों की मुनासिब मॉनिटरिंग भी तातुल का शिकार है। प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी कोई सिस्टम ये हुकूमत नहीं बना सकी है, जबकि यह भी इंकशाफ हुआ है कि एक सूबाई वजीर की तरफ से मॉडल बाजारों की इंतजामिया में 18 वर्कर्स भी भर्ती करवाए गए हैं। पंजाब हुकूमत बाजारों में तो इजाफा नहीं कर सकी, अलबत्ता बाजारों की इंतजामिया में सिफारिशी वर्कर्स भर्ती करके ये इजाफा इस हुकूमत ने ज़रूर किया है। इस पर बात करूंगी मैं खुसूसी हमारे नुमाइंदा अनवर हुसैन सुमरा। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। सबसे पहले तो ये बताएं क्या रुकावट है? पिछली हुकूमत को लाख आप बुरा कह लें, लेकिन आज अवाम ये तो कहते हैं कि एटलीस्ट कुछ रिलीफ देने के लिए कुछ तो भाई इकदाम किए ना उन्होंने। अब इतने मॉडल बाजार थे, इन्होंने इजाफा करने का प्लान में था इनके? जी देखें, बात ये है कि जब से ये हुकूमत आई है आवाम भी ये शोर डाल रही है कि महंगाई है। हुक्मरानों में एतराफ़ भी किया है, इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि महंगाई बहुत है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के जो इक़दामात हैं वो करने में पंजाब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हुई है। साबिक़ हुकूमत ने पंजाब में मॉडल बाज़ार बनाए थे 19 अजला में। उनका मकसद ये था कि आवाम को अशियाए खुरोनोश जो हैं वो मुनासिब कीमत पर वाफर मिकदार में फ़राहम की जाएँ। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 4 करोड़ लोग जो हैं इन मॉडल बाज़ारों को विज़िट करते हैं। और उसी हुकूमत ने यह प्लान किया था कि बाकी अजला में भी मॉडल बाज़ार बनाए जाएंगे और एक छत के नीचे तमाम अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो मैसर आएँ। इसके अलावा जो मौजूदा पंजाब की तब्दीली सरकार जब आई तो उन्होंने बाकी मामला तो देखें डीजी खां में अगर दरख्त लगाने के लिए 35 अरब करोड़ रुपए रखे जाते हैं, लेकिन मॉडल बाज़ार बनाने के लिए 1 अरब रुपया जो है 2 साल से नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने एक नया एक्ट जो है तरमीम करके लेकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, उसमें यह कहा गया कि जो मार्केट कमेटियां हैं उनको फ़ाल बनाया जाएगा। सूबा भर में जितनी भी 135 मंडियां हैं सरकारी, जहां पर फल बिकते हैं, जहां पर सब्जी बिकती है और वहां पे बिल्कुल प्राइस मॉनिटरिंग जो कमेटियां हैं मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक नहीं बन सकी, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, उसमें आपको पता है नॉर्मली प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं। इन प्राइस कमेटियों अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल अभी नहीं है। और प्राइस कमेटियों का जो मकसद ये था कि वहाँ पर जो बोली होती है, जो बेस प्राइस है, जो आड़ती के ने जितने में वो चीज़ खरीदी है उससे ऊपर बोली शुरू करवाई जाए। लेकिन मौजूदा सेटअप में हुकूमत की नाअहली तरजीहात के फुकदान की वजह से जब बोली होती है, अगर 10 रुपये
रुपए की चीज़ आड़ती खरीदता है तो वो 50 रुपए से बोली शुरू करता है, 40 रुपए का मार्जिन वो पहले रख लेता है। लेकिन फिर दुकानदार ने अपना मार्जिन रखना फिर है। आगे दुकानदार ने उस बोली से ऊपर लेके खरीदनी है, फिर उसने अपना मार्जिन रखना है, आप उसको भी इंश्योर नहीं कर सके। इसके अलावा प्राइस मैजिस्ट्रेट तैनात होते थे जो फुल टाइम प्राइसेस को चेक करते थे, और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी जो अपना महाना जो है तमाम अशिया जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स करती थी, और ये मैजिस्ट्रेट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर छापे मारते थे। जो भी ओवर चार्जिंग करता था या कम वेट में देता था उसको जुर्माना किया जाता था, उस पर FIR होती थी, उसको जेल भिजवाया जाता था। अभी तक उनकी तैनाती रेगुलर नहीं की जा सकती। क्या वजह है ये जो जितने भी आप हम मसाइल जिक्र करते हैं, आप इतनी स्टोरीज लेके आते हैं, जी, जी। ये वज़ीर आला पंजाब को इसका इल्म नहीं होता? देखिए बात यह है कि एक तो इनका विजन का फुकदान है, तरजीहात इन्होंने सेटल नहीं की हुई, अवाम के मसाइल से डायरेक्ट इनका कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ऊपर 15 अरब रुपया सब्सिडी देकर सोच रहे हैं कि शायद मैं महंगाई में 10 से 15% कम, ये बेचारे ब्यूरोक्रेसी से तंग है, कोई कमी नहीं हुई। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको करने की ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो प्राइसेस पे कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है, अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाए एक्ट आने के बावजूद। उसके अलावा मार्केट कमेटियां आपकी फाल नहीं है जिन्होंने, लेकिन जिस सूबाई वजीर ने वो इंतजामिया वो जो लोग रखवाए, वर्कर्स रखवाए, इसका मतलब पता है उन्हें, अपने काम की हद तक तो उन्हें पता है कि ये चीज़ एक एग्जिस्ट कर रही है, इस पे लोग रखवाने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को रिलीफ देने के लिए आपने क्या करना है? मैजिस्ट्रेट लगाने हैं, आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां लगानी है, वो ये लोग लगता है फिर कॉन्शियसली इग्नोर कर रहे हैं। नहीं देखिए इनको सारा पता है। देखिए जितने मॉडल बाजार चल रहे हैं उसमें इस वक्त 5000 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं, वहाँ पर तकरीबन 10,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अगर ये मॉडल बाजार बनाते, एक तो वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक लोगों को रोज़गार मिलता, दूसरा प्राइसेस पे कंट्रोल होता, लेकिन वो जो वज़ीर मौसूफ हैं उन्होंने बजाय इसके कि मॉडल बाजार बना के आवाम को रिलीफ दिया जाए, उन्होंने 18 अपने वर्कर जो हैं वो भर्ती करवा लिए हैं, अपने हल्के को सिक्योर कर लिया, अपने वोटर को सिक्योर कर लिया। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को तो उस वक्त फ़ायदा होगा जब हुक्मरान खान जो है या वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, जो पॉलिसियाँ एग्जिस्ट करती हैं, जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, उनको अमल करवाएं। मिडिल मैन का बीच में भी क्या? अच्छा, मिडिल मैन का किरदार जो है बहुत ज़्यादा है, वो बिहानक है। उसके आगे उसने मिडिल मैन ने एक और पंजाबी में टर्म यूज़ होती है फड़िया रख लिया है। मिडिल मैन जो है वो किसान से जब अजनास खरीदता है तो उसकी एक बेस प्राइस होती है जिस पे वो खरीदता है। हुकूमत ने ये जब एक्ट में अमेंडमेंट की तो उसमें ये कहा गया था कि जिस बेस प्राइस पे वो खरीदेगा उससे बोली शुरू होगी। मतलब अगर उसने एक चीज़ 10 रुपये kg खरीदी है तो 10 रुपये से बोली शुरू होगी, वो जितने पे भी जाके ख़त्म होगी, कंपेटिटिव प्रोसेस के जरिए ख़त्म होगी। लेकिन वो मिडल मैन जो है 10 रुपये की चीज़ खरीद कर मार्केट कमेटियों के एहलकारों के साथ मिलकर 50-60 रुपये से बोली शुरू करता है। रमज़ानुल मुबारक कब आ रहा है? अगले महीने है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए इनकी कोई इंतजामिया ने कोई खास प्लानिंग की है? देखिए अभी तक जो भी ज़राए ये बताते हैं, हमारे आला एहलकारों से भी बात हुई है, वो कहते हैं जी हमें अभी सिर्फ 135 जो मार्केट कमेटियां बनानी थी उनमें सिर्फ 50 या 40 मार्केट कमेटियां हम तश्कील दे पाए हैं। इसके अलावा अभी प्राइस मैजिस्ट्रेट का एक नोटिफिकेशन कर देंगे, लेकिन वो भी फुल टाइम लोग नहीं होंगे। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं, और कारपोरेशन के लोग सारे मामला जो खराब इनके चलते हैं ये कर नहीं पाते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी के साथ मामला का खराब होना ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए बात ये है कि विजन तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने देना, ब्यूरोक्रेसी ने तो अमल करवाना है, वो तो स्टेटस को की फोर्स है। अगर विजन होगा पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, वो गाइडेंस देगी, वो रहनुमाई करेगी, वो प्लान लेके आएगी आवाम की फलाह बहबूद का, तो ब्यूरोक्रेट्स तो करेंगे। अगर जो नहीं करेगा तो उसको वास्ती कर दिया जाएगा या सूबे से निकाल दिया जाएगा। ये मामला तो आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड करने हैं कि आपने किस लेवल पर ब्यूरोक्रेट्स पे काम लेना है और आपने आवाम को रिलीफ किस तरह देना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है बिल्कुल चीज़ों को, आपकी तरजीहात क्या हैं। बहुत बहुत अनवर सुमरा मेरे साथ। नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल, औरत मार्च होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब आज लाहौर हाई कोर्ट से आने वाला फैसला बना। लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर होने वाले औरत मार्च को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त दायर जो की गई थी उसको निपटाते हुए फैसला दिया है कि कानून और आइन के तहत औरत मार्च को नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख ने कहा कि आइन पाकिस्तान में हर शख्स को अंजुमन साजी की आज़ादी हासिल है। अदालत ने पुलिस को औरत मार्च को मुकम्मल
सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की हैं, जबकि औरत मार्च के मुंतजमीन को भी बद इखलाकी और नफरत अंगेजी से बाज रहने की हिदायत की है। औरत मार्च की नुमाइंदगी करते हुए वकील निगत दात ने यह यकीन दहानी करवाई है कि औरत मार्च के शुरका पहले भी पुरअमन रहे थे और अब भी यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि औरत मार्च में कुछ भी गैर कानूनी नहीं होगा। अदालत की जानिब से अब यह मामला निपटाया जा चुका है और अब खवातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च होगा। लेकिन औरत मार्च के मुंतजमीन को अदालती अहकामात को भी मद्देनजर रखना होगा और बद इखलाकी पर मबनी कोई भी नारा, कोई भी पोस्टर लगाने पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और लाहौर बार काउंसिल ने भी औरत मार्च की हिमायत की है। कोई भी जमहूरियत पसंद औरत मार्च की मुखालिफत नहीं करेगा, लेकिन अब ये औरत मार्च के मुंतजमीन को भी चाहिए कि वो ऐसे इकदाम से परहेज करें कि जिससे मुआशरे के दीगर जो तबकात हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।